नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों। सुलभ भारती कक्षा 8वीं का आज का जो हमारा पाठ है वह है मेरे रज्जा साहब, जो कि लिखा है सुजाता बजाज ने। बच्चों, ये संस्मरण है। संस्मरण उसे कहते हैं किसी की याद में लिखा गया एक निबंध टाइप का लेसन। तो ये रज्जा साहब के बारे में सुजाता बजाज यहाँ अपनी यादें बता रही हैं कि उनके साथ उनके रिश्ते किस तरह से रहे। और रज्जा साहब भी एक कलाकार थे, सुजाता बजाज भी एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं। आइए थोड़ा सा परिचय लेखिका के बारे में जान लें। सुजाता बजाज जयपुर की हैं, राजस्थान से। इनका जन्म 1958 में हुआ था। सुजाता बजाज जी एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं। आजकल पेरिस में रहती हैं। इनके चित्र एवं मूर्तिकला भारतीय रंग में डूबी हुई रहती है। इनके चित्रों और मूर्तियों पर प्राचीन संस्कृति एवं कला की छाप दिखाई पड़ती है। आपने अपनी कला में ऐसी दुनिया का सर्जन किया जिसमें सादगी भी है, रंगीनी भी है, खुशी भी है और गम भी। आज का जो पाठ है इसमें प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रजा के बारे में लेखिका सुजाता बजाज अपने संस्मरण लिखती है, मतलब अपनी यादें लिखती हैं। यहाँ रज्जा साहब के सर्वधर्म समभाव, मानव मात्र से प्रेम, युवा कलाकारों को प्रोत्साहन और उनकी जिज्ञासावृत्ति, कृतियों के प्रति लगाव आदि गुणों को दर्शाया गया है। इस पाठ में एक सच्चे कलाकार के दर्शन होते हैं। चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। रज्जा साहब ने लेखिका की चित्रकला से प्रभावित होकर उन्हें पेरिस आने के लिए प्रेरित किया और बाद में ये पेरिस ही रहने लगी। चलो देखते हैं, पाठ की शुरुआत करते हैं। बच्चों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लें। चलिए, पाठ का नाम है मेरे रज्जा साहब, लेखिका सुजाता बजाज। 23 जुलाई सुबह सुबह ही समाचार मिला, रज्जा साहब नहीं रहे। और ये सुनते ही मानस पटल पर यादों की एक कतार सी लग गई। मतलब सुजाता बजाज को अचानक से धक्का लगा जब किसी ने बताया कि रज्जा साहब नहीं रहे, इस दुनिया को छोड़कर चले गए। पिछले फरवरी की ही बात है। मैं दिल्ली पहुंची थी अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए। तो वो एग्जीबिशन लगाया करती थी गणपति के चित्रकारी और पेंटिंग की। सोच रही थी कि रज्जा साहब शायद अपनी व्हील चेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाएं। पर उस रात कुछ अनहोनी सी हुई। उस रात रज्जा साहब सपने में आए, मुझे उठाया, हमने बातें की। शो के लिए मुझे उन्होंने शुभकामना दी और कहने लगे, सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ। अब मैं जाने वाला हूँ। इसके बाद तो रुकना मुश्किल था। मैं पहुँच गई उनसे मिलने। वे अस्पताल में सुन्नी की तरह लेटे हुए थे। मैंने उनके हाथों को छुआ, सिर्फ सांस चल रही थी। अलविदा कहकर लौट आई। मतलब जब मैं उनसे मिलने गई तो उनकी हालत ऐसी थी, वो बोल नहीं पा रहे थे और एकदम जड़ की तरह लेटे हुए थे। बस सांस चल रही थी, बाकी कुछ नहीं था। तो ऐसी हालत थी उस दिन जब मैं मिलकर आई। रज्जा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे। उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबिल, गीता, कुरान, उनकी माँ का एक फोटो, गांधी जी की आत्मकथा व भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं सब एक साथ रखा रहता था। तो ये होती है सर्वधर्म समभाव की बातें, जिसमें सभी मतलब जहाँ बाइबिल भी रखते थे तो वहाँ गणपति की मूर्ति भी होती थी और गांधी जी की आत्मकथा भी और अपनी माँ का फोटो भी। तो इस तरह से सारे धर्मों को मानने वाले थे सैयद हैदर रज्जा साहब। वो खुद मुसलमान थे, मुस्लिम धर्म से थे, लेकिन फिर भी सारे धर्मों को सम्मान देते थे। वे गणेश की भी पूजा करते थे और हर रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे। मतलब ईसाई धर्म भी पूजते थे, हिंदू धर्म भी मानते थे और अपना इस्लाम धर्म भी मानते थे। एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा, अरे ये तो एस एच रज्जा है। तो मैं एकदम सावधान हो गई
क्योंकि मेरी सूची में उनका भी नाम था। मैंने उनके पास जाकर कहा, रज़ा साहब आपसे बात करनी है। वे देखते ही रह गए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया, बहुत सारी बातें हुई। अचानक मुझसे पूछने लगे, आप और क्या क्या करती हैं? मैंने कहा, मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, चलो तुम्हारा काम देखते हैं। क्योंकि वो भी कलाकार थे और एक कलाकार को जब दूसरा कलाकार मिल जाए तो बहुत खुशी होती है। उससे कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तो वो बड़े ही उत्सुक हो गए कि ये भी मतलब पेंटिंग करती हैं। तो बोले कि चलो मैं आपके लिए काम देखता हूँ। मैं सोच में पड़ गई, मेरा काम तो पुणे में है। उन्हें बताया तो वे बोले, चलो पुणे। ताज होटल के सामने से हमने टैक्सी ली और सीधे पुणे पहुंचे। उन्होंने मेरा काम देखा और फिर कहा, आपको पेरिस आना चाहिए, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। छोटी सी छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। तो उनको सुजाता बजाज जी जो लेखिका हैं, वो अपनी यादों में बताती हैं कि उनको मेरा काम पसंद आया और बोले कि आपको तो पेरिस आना चाहिए, आपका फ्यूचर और अच्छा हो जाएगा। छोटी सी छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। बड़ी तन्मयता, तन्मयता मतलब लगन, एकदम मन से और लगन के साथ करते थे सब कुछ। पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी। कोई इस काम में मदद करना चाहता तो मना कर देते, अपना काम खुद से करते थे। तो पेंटिंग करने के बाद जो सामान पैक करना होता था वो खुद ही करते थे और उनमें उनकी रुचि बहुत ज़्यादा थी। किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। बड़े करीने से, धैर्य के साथ वे पैकिंग करते थे। करीने से मतलब सलीके से। कहते थे, लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना है। तो पेंटिंग को जब भेजना होता था तो उसको बहुत ही अच्छे से पैक करके फिर भेजते थे। और उनका मानना था कि ये एक तरह से एक लड़की के समान है, लड़की ससुराल जा रही है तो उसको अच्छे सम्मान के साथ भेजना चाहिए, उसे संभाल कर भेजना चाहिए। जब वे किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते तो मत पूछिए, हर शब्द हर पंक्ति को नाप तोल कर लिखते थे। फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे। मुझे याद है 22 अक्टूबर 1988 को मैं लंदन से पेरिस के गार्डिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। तो लंदन से पेरिस पहुंची थी कौन? सुजाता बजाज। रज्जा साहब स्टेशन पर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। ट्रेन लेट थी पर वे नहीं डटे रहे। मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही गए। मतलब ट्रेन लेट थी लेकिन फिर भी वो वहीं रुके रहे, मेरा इंतज़ार करते रहे और मेरे हॉस्टल के कमरे तक मुझे छोड़कर आए। एक दिन मैं बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी। रात 11 बजे रज्जा साहब मेरे लिए दवा, भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर पहुँच गए। मेरे घर वालों को फ़ोन करके कहा, आप लोग चिंता न करें, मैं हूँ पेरिस में सुजाता की चिंता करने के लिए। तो इस तरह से जब मैं बीमार पड़ी तो रात को 11 बजे रज्जा साहब आए और उन्होंने दवा दी, मेरी देखभाल की और मेरे घर वालों को फ़ोन करके ये भी बोला कि आप चिंता मत करो, मैं सुजाता की देखभाल के लिए पेरिस में ही हूँ। हर बार जब मैं या रज्जा साहब पेंटिंग पूरी करते तो सबसे पहले एक दूसरे को दिखाते थे। दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे। ईमानदार समालोचक मतलब अगर उसमें कोई कमी दिखती है तो बेझिझक बता देते थे कि आपकी पेंटिंग में ये कमी है। एक दूसरे की कमी भी निकालते थे ईमानदारी से। हमने मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में साथ साथ प्रदर्शनियां की पर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। ये उनके स्नेह और अपनेपन के कारण ही था। अभी कलाकार एक जैसा काम करें तो विवाद भी होना संभव है, लेकिन कभी भी उनका व्यवहार ऐसा था, कभी भी विवाद नहीं हुआ। जगह जगह ये दोनों साथ साथ प्रदर्शनियां लगाते थे, एग्जीबिशन लगाते थे। और कहाँ कहाँ लगाते थे ये पूछा जा सकता है। मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क तो साथ साथ एग्जीबिशन करते थे पर कभी भी उनके विचारों में किसी प्रकार का भेदभाव या विवाद पैदा नहीं हुआ। तो ये उनका अपनापन था। हिंदी उर्दू तो हमेशा से ही बहुत अच्छी रही है उनकी। अंग्रेजी फ्रेंच भी वे बहुत अच्छी लिखते थे। तो उनकी दो भाषाएं आपसे पूछी जा सकती हैं, तो हिंदी और उर्दू और अंग्रेजी और फ्रेंच।
सभी भाषाओं में एडवांस थे वो। कविताओं से उन्हें बहुत प्यार था। शेर, गज़ल व पुराने हिंदी फिल्मी गाने बड़े प्यार से सुनते थे। शेर व शायरी, गज़ल, ये फिल्मी गाने सभी में उनका इंटरेस्ट था, रुचि थी। एक डायरी रखते थे अपने पास, हर सुंदर चीज़ को लिख लिया करते थे। मेरी बेटी हेलेना बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी, तो उन्हें बहुत गर्व होता था, तो प्राउड फील करते थे मेरी बेटी की हिंदी पर। वे हमेशा उसके साथ शुद्ध हिंदी में ही बात करते। रज्जा साहब को अच्छा खाना खाने का बहुत शौक था, पर दाल चावल रोटी आलू की सब्जी में जैसे उनकी जान अटकी थी। तो खाना बहुत पसंद था उनको, अच्छा अच्छा खाना, लेकिन मैं जो खाते थे वो दाल चावल और रोटी आलू की सब्जी। मैं हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर भेजती थी उनके लिए और उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए। तो पेरिस तो पता ही है, फ्रांस की राजधानी है। तो उनके जो वहाँ के दोस्त थे फ्रांस के, उनके लिए और रज्जा साहब के लिए सुजाता बजाज शाकाहारी मतलब वेजिटेरियन खाना भेजती थी हफ्ते में एक दिन। रज्जा साहब के कुछ पुरानी फ्रांसीसी दोस्तों को उनके जाने की खबर देने गई, तो फिर से एक बार उनकी दीवारों पर रज्जा साहब की काफ़ी सारी कृतियाँ देखने का मौका मिल गया। तो बताती हैं कि रज्जा साहब के कुछ पुराने दोस्त थे, तो उनको उनके जाने के खबर देने गई, तो फिर से एक बार उनकी दीवारों पर रज्जा साहब की काफ़ी सारी कृतियाँ देखने का मौका मिला। कृतियाँ मतलब उनकी कलाकारियाँ। मैं हमेशा कहती, रज्जा साहब आप मेरे एंजल गार्जियन हैं, तो मुस्कुरा देते, पर सन 2000 के बाद से कहते, क्यों अब हमारी भूमिका बदल गई है, तुम मेरी एंजल गार्जियन हो, अब मैं नहीं। तो वो सुजाता बजाज को अपने से ज़्यादा कलाकार समझते थे। तो वो बोलते, जब वो उनको बोलती थी कि आप मेरे एंजल गार्जियन हो, तो बाद में थोड़े दिन बाद में वो सुजाता बजाज जी को बोलने लग गए कि मैं नहीं, आप मेरी एंजल गार्जियन हो। इस तरह से बच्चों हमने रज्जा साहब की कलाकृति, उनका व्यवहार और कला के प्रति उनका जो प्रेम था, युवा कलाकारों को जिस तरह से प्रेरित करते थे और अपनी जो कलाकारी थी उनके लिए उनका लगाव था, और सर्वधर्म समभाव की जो उनकी रुचि थी कि सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलना चाहिए, इस तरह के ये सब उनकी विशेषताएं हमने इस पाठ के माध्यम से पढ़ी। हाँ, तो रज्जा साहब की स्वभावगत विशेषताएं कौन कौन सी थी? उनके लिए छोटी से छोटी बात भी महत्वपूर्ण हुआ करती थी। पेंटिंग बिकने के बाद वो बहुत अच्छे से उसकी पैकिंग किया करते थे, और वे सब कुछ बड़ी तन्मयता और लगन के साथ काम करते थे, किसी की भी मदद लिए बिना बड़े करीने से धैर्य से पैकिंग करते थे। ये रजा साहब की स्वभावगत विशेषताएं हैं। दोनों ने मिलकर चित्रों की प्रदर्शनियां यहाँ की थी। मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क, इन 4 जगह दोनों ने मिलकर प्रदर्शनियां की, और कभी भी दोनों में मतभेद नहीं हुआ। खाने की इन चीज़ों में रज्जा साहब की जान अटकी थी। तो रोटी और आलू की सब्जी, दाल चावल, ये इन चारों में उनकी जान अटकी रहती थी। पाठ्य पुस्तक से 10 वाक्य चुनकर उनमें से उद्देश्य और विधेय अलग करके लिखो। तो उद्देश्य और विधेय मैंने ग्रामर के जब टॉपिक समझाए थे उसमें आपको अच्छे से बताए थे कि जैसे राम पढ़ता है तो राम उसमें उद्देश्य है, मतलब जो सब्जेक्ट होता है वो उद्देश्य होता है, और बाकी जो बचता है वह विधेय कहलाता है। तो इस तरह के आप 10 सेंटेंस उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं इसी पाठ से। ठीक है, चलिए, पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और पाठ में आए विविध देशों के नाम, तो ये आया ना, फ्रांस आया, भारत आया, है ना, तो ये अमेरिका, ये लिख सकते हो। पाठ में उल्लिखित विविध भाषाएं, तो उर्दू, हिंदी और फ्रेंच, अंग्रेजी, ये लिख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए, पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।